गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एंड सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मुझे ज़रा एक बार जल्दी से बता दो कि मेरा ऑडियो सभी लोगों तक प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं। मेक मी कंफर्म। सभी लोगों तक मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो सभी लोगों को राधे राधे। आज हमने, जैसा आपसे मैंने बोला था, आज मेरा वीडियो नहीं दिखेगा। ठीक है, बट कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल से मेरा वीडियो ऑडियो दोनों दिखेगा। ठीक है, सभी लोगों को राधे राधे। आज मैंने याद रखना, जैसे मैंने आपसे कल वादा किया था, आज मैंने स्टैटिक को कुछ शामिल किया है। ठीक है, तो आज हम लोग एट द लास्ट में हम लोग कुछ स्टैटिक बूस्टर भी चर्चा करें। इसमें मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस को शामिल किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सबको मैंने कंपाइल शामिल किया। ठीक है, तो सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखो हमारा पूरा का सेक्शन होगा कि आज मैं क्या क्या क्लासेस में लूँगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी रहेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी रहते हैं, नेशनल भी समाचार भी रहेंगे, स्टैटिक बूस्टर्स भी रहेगा, और डेली मैं कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक तो कराता ही हूँ। ठीक है, चलिए। डोंट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मतलब कहने का, जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो याद रखना सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा ट्रबल जो होता है, वो याद रखिएगा, वो होता है स्टार्टिंग में। आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम कहीं जाते भी हैं, इवन आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, तो देखना स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा लगती है, देन फिर धीरे धीरे हमारा स्मूथ होता है। तो कभी भी स्टार्टिंग में पता है आपको कि मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो अपना बूस्टर, अपना आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है। ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना है कि नहीं यार थक गए, ऐसा नहीं। शुरुआत हमेशा मेहनत से करना है, और अंत भी एक अच्छे रिजल्ट से करना होता है। ठीक है, तो भाई सभी लोग से एक रिक्वेस्ट मेरी है, सेशन को शेयर कर दीजिए जहाँ तक हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो सब डिसलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर। ये मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहता है हमेशा। और सेशन पूरा देखना है। अब मुझे लास्ट में बताना है कि आपको सेशन कैसा देखना है। सेशन को पूरा देखना है टू एवरीबडी। ठीक है, और पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है टू एवरीबडी। ठीक है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को। ठीक है, चलो। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिए। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ। फ्लिपकार्ट हेल्थ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत जावेरी, रंजीत रथ, एन चंद्रशेखरन, प्रदीप रावत, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, ज़रा जल्दी से बताओ। और एक बात याद रखिएगा, जो इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, उनका नाम है अजय वीर यादव। उनका नाम क्या है? अजय वीर यादव। पता होगा आपको। लास्ट ईयर अगर मैं बोलूँ, लास्ट ईयर अगर मैं आपको बोलूँ, लास्ट ईयर 2021, लास्ट ईयर 2021 नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्लिपकार्ट हेल्थ, जिसका पर्पस था कि हेल्थ कवरेज के क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय करें, इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी अपना बिजनेस करें। और अभी हाल ही में इसके नए सीईओ उनको बनाया गया है प्रशांत अधिकारी जी को। इन अधिकारी जी याद रखना, अधिकारी जी, है ना। इनका नाम है प्रशांत जावेरी। प्रशांत जावेरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। पता होगा आप सभी लोगों को, अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन न्यूज़ में थे। क्यों? बताइए मुझे ज़रा कमेंट करके। एन चंद्रशेखरन न्यूज़ में थे, इसका रीज़न क्या है? बताओ कमेंट करके सारे विद्यार्थी। चलिए, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है एक्सटेंशन ऑफ, है ना, किसी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके एक्सटेंशन को एक्सटेंड किया है ना। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीएल बैंक फॉर अनदर 3 मंथ्स के लिए, यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड में जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका टेनर को बढ़ा दिया गया 3 महीने तक। आपको बताना है उनका नाम क्या है।
अगर मैं आरबीएल बैंक के बारे में बोलूँ तो पता होगा आपको सभी लोगों को, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर मैं बोलूँ वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है, इनका नाम है राजीव आहूजा, जो वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। अगर मैं बोलूँ एडिशनल डायरेक्टर की बात करें तो याद रखिएगा योगेश दयाल इसका एडिशनल डायरेक्टर है। और इसका टैगलाइन क्या होगा, अपनों का बैंक। याद रखना, अपनों का बैंक। अगर मैं बोलूँ इसके बारे में तो पता होगा सभी लोगों को, यह अभी वर्तमान में हमारे देश में एजेंसी बैंक के रूप में भी काम कर रहा है। अब बोलोगे सर एजेंसी बैंक क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था। हमारे देश में पता होगा, हमारे देश में दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा हमारा होता है, उसका नाम है इनडायरेक्ट। उसका नाम है इनडायरेक्ट। तो दोनों टैक्स का जो कलेक्शन होता है, तो याद रखना जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है, कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उसको कलेक्ट करती होगी, तो उसका नाम होता है सीबीडीटी। क्या नाम होता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना इसने बहुत सारे बैंकों को लाइसेंस दिया है कि आप इनके बिहाफ में काम करें, और उनको हम लोग एजेंसी बैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा, इसका जो आंसर हमारा होगा, उनका नाम है राजीव आहूजा। क्या नाम है, राजीव आहूजा। देखो सामने यहाँ लिखा भी हुआ था, राजीव आहूजा इज द राइट आंसर। आज मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बाकी क्लासेस पूरी होंगी। अगर मैं बोलूं वर्तमान में कि अतुल कुमार गोयल जी लगातार चर्चा में थे, मुझे बताओ ये कौन से बैंक से रिलेटेड है। तो ये है यूको बैंक से रिलेटेड है। ये किस बैंक से रिलेटेड है, यूको बैंक से रिलेटेड है, अतुल कुमार गोयल जी। अगर मैं बोलूं पद्मजा चुंदरू जी, पता होगा पहले आईओबी में थी, बट वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की ये चेयरमैन है ना। अगर मैं बोलूं संजीव चड्ढा, संजीव चड्ढा और पल्लव महापात्रा, मुझे आप बताओ कमेंट करके ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, तो एवरीबॉडी बताओ। अभी भारत में ऐसा कौन सा बैंक है, भारत में ऐसा कौन सा बैंक है, भारत में ऐसा कौन सा बैंक है जो भारत और फ्रांस कॉरिडोर कंपनियों की सहायता प्रदान करने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। उसका नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक का नाम है, कोटक महिंद्रा नाम है, यस बैंक नाम है, आईसीआईसीआई बैंक नाम है, या एक्सिस बैंक है। तो याद रखना देश का ये एक प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा को जिम्मेदारी दी गई है कि भारत फ्रांस के बीच में जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वह आप प्रोवाइड करेंगे। याद रखना कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है। अच्छा, अभी हाल ही में अगर मैं बोलूं एशियन बैंक का अवार्ड दिया गया है किस बैंक को, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। उसका नाम है एचडीएफसी बैंक को ये अवार्ड दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा, अगर मैं बोलूँ जो भी बिजनेस होगा सिटी बैंक का, जो भी बिजनेस होगा सिटी बैंक का इंडिया का, जो भी बिजनेस होगा सिटी बैंक का इंडिया का, उसको वो वाइंड अप कर रहा है, उसको वो ख़त्म कर रहा है, तो उसको बिजनेस को कौन टेक ओवर करेगा इंडिया में, तो उसका नाम है एक्सिस बैंक। उसका नाम क्या है, एक्सिस बैंक उसको टेक ओवर करेगा। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने, याद रखना, विस्तारा विस्तारा एयरलाइंस के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया था। तो मुझे बता दो ज़रा जल्दी से कि विस्तारा एयरलाइंस के वर्तमान में सीईओ कौन है। उनका नाम है कनन जी। अगर मैं बोलूं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ उदय कोटक जी हैं और इसका टैगलाइन है मेक मनी सिंपल। चलिए आगे आते हैं, बहुत बड़ी खबर है और आई होप ये खबर आप गलत नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैरोलिना कैरोलिना बिलावास्का हैज़ won द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। पता होगा भी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है जिनका नाम है कैरोलिना कैरोलिना
बिलासवस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। आपको बस ये बताना है यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। मैं बता दूं आपको, यह कंट्री बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हंगरी, उज्बेकिस्तान, सार्बिया, पोलैंड या रूस। तो याद रखना, इसमें जिन्होंने जीता है इनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की है, जो कि पोलैंड की। और पता होगा भी पोलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में है ड्यू टू रसिया यूक्रेन को लेकर। याद रखिएगा, अगर मैं बोलूँ पोलैंड की कैपिटल तो वर्सा होगी, बताया था मैंने। यहाँ पर जोलोटी वहाँ की करेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है एंड्रेज डूडा। याद रखिएगा, इसमें हमारी इंडिया की टीम से जो मनसा वाराणसी हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, बट ये टॉप 6 में अपनी जगह नहीं बना पाई। टॉप 13 में ये शामिल थी, टॉप 13 तक तो ये शामिल हो गई, बट याद रखिएगा ये टॉप 6 में जगह नहीं बना पाई अपनी। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है श्री सैनी, जो कि अमेरिका से बेसिकली बिलोंग करती है, एक एनआरआई हैं। इनको फर्स्ट रनर का खिताब मिला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेकेंड रनर तो याद रखना उनका नाम है ओलिविया येस। उस कंट्री का नाम है कोटी डेलिवीरो, कोटी डेलिवीरो। अगर मैं बोलूँ इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया तो पता होगा, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय मनासा वाराणसी, द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2020। सी मेड इट टू टॉप 13 बट कुड नॉट गेट सेलेक्टेड इन अ टॉप 6 विनर। यानी कि ये टॉप 13 में तो शामिल हो गई थी, बट ये 6 में शामिल नहीं हो पाई। चलिए आगे आते हैं। कहते हैं सी वॉज क्राउन। ठीक है, इनको किसने पहनाया तो याद रखना, जो मिस वर्ल्ड थी 19 की, मिस वर्ल्ड थी 19 की, इनका नाम है टोनी अन सिंह, जो कि जमैका की थी। उन्होंने इनको खिताब पकाया। यानी कि कह सकते हैं कि जो 69 नंबर का टूर्नामेंट रहा था वो जमैका की जीती थी, और जो 17 नंबर का है वो पोलैंड की जीती है। ठीक है, मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेगनेंट वॉज हेल्ड सन जुआन, यानी कि कंट्री का नाम है पोर्टो रिको। एक ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, उसमें एक देश पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है सैन जुआन पियोटो रिको में, इस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला बताइए। नेम द मंजीत मन चिल्ड्रंस बुक विच हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर यूके यूटो कानेजी मेडल 2022। अभी हाल ही में मंजीत मान की बच्चों की किताब का नाम बताइए जिसे हाल ही में यूके के योटो कार्नेगी मेडल 2022 के लिए चुना गया। उस बुक का नाम क्या है? द क्रॉसिंग, पंचिंग द एयर, व्हेन द स्काइज फॉल, या सुनामी गर्ल्स, या इनमें से कोई नहीं। एक बात याद रखना, इस बुक में क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं कि कैसे एक दोस्ती की मिसाल दी गई है। याद रखना, इसमें दोस्ती की मिसाल दी गई है, और ये बुक बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट सेलिंग की बुक में नाम दर्ज हो गया इसका। ये बुक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही बच्चों के बीच में। इसका नाम है द क्रॉसिंग। क्या नाम है? द क्रॉसिंग। और इनको लिखा है मंजीत मन ने, जिसको मिला है यूके के योटो कानेगी मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्ती की कहानी है इसमें। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में क्वेश्चन जरा यूनिक है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड ए 7 स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं FCS इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट DRDO लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। यानी ज़रा देखो, यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म हैं, ध्यान से पढ़िए। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में AMCA, क्या कहेंगे? AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो फाइटिंग करता है, के लिए एवियोनिक्स विकसित करने के लिए अभी हाल ही में DRDO की प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, इसको शॉर्ट में कहते हैं AD मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, का 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो भाई याद रखना, ये सब होता है कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगर मैं बोलूँ DRDO के बारे में
तो एक बात याद रखना, DRDO एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में आर्मी के प्रोजेक्ट पर, डिफेंस पे रिसर्च करके नई नई चीज़ों को बनाती है ना। सतीश रेड्डी अगर मैं बोलूँ, सतीश रेड्डी अगर मैं बोलूँ, इसके वर्तमान में चेयरमैन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और याद रखना भी कुछ दिनों पहले रेड्डी साहब को ही एक बहुत प्यारा सा एक प्राइज़ भी मिला था जिसको कहते हैं आर्यभट्ट प्राइज़ भी इनको दिया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारी सी बुक है, नाम है हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक। टाइटल क्या है जरा देखिएगा, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT। यानी कहता है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम क्या है। रत्नाकर शेट्टी, अभिनय चंद्रचूड़, तहमत एराज ओरवादिया, गीतांजलि श्री। तो याद रखना बहुत ही फेवरेट बुक है और बेसिकली ये बुक बताया गया है कि आनंद महिंद्रा है ना, कि उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में कैसा क्या काम किया है, उनके ऊपर उन्होंने लिखी है बुक ये, ठीक है। मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT, ठीक है, कि उनकी लाइफ में कैसे जब उनका ऑपरेशन हुआ तो कैसे उनकी लाइफ रही, क्या वटेवर रहा। तो नाम थोड़ा यूनिक है, याद रखिएगा, तहमटन एराज और वानिया इनका नाम है दोस्तों। चलिए, आप सभी लोगों को पता होगा अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब आप पूछोगे सर जय शाह ये कौन है, पता होगा हम सभी लोगों को, हमारे देश में एक BCCI है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को रेगुलेट करती है, चलाती है क्रिकेट को, तो उसके सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जय शाह। तो पता होगा आप लोगों को, जय शाह अभी वर्तमान में हमारे एशियन, अगर मैं बोलूँ एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम लोग ACC कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उसके क्या हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वर्तमान में जैसा क्या है, वर्तमान में जैसा इस सेक्रेटरी हैं ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी कि याद रखना BCCI को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सिंस 2019, यानी कि 19 से जो जैसा है, याद रखना हमारे BCCI में एक सेक्रेटरी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शाह वॉज, कि शाह को इस पद पर पहले कब अपॉइंट किया गया था, तो शाह वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ACC इन जनवरी 2021 में, यानी लास्ट ईयर इनको 2021 में इस पद पर अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किया था नाजमुल हसन, जो वर्तमान में उस वक्त अगर मैं बोलूँ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको रिप्लेस किया हमारे जैसे वही हैं अमित शाह के बेटे, ठीक है। अभी हाल ही में अगर मैं बोलूँ, अभी हाल ही में राजेश गोपीनाथन न्यूज़ में थे, इनको TCS के लिए दोबारा 5 साल के लिए दोबारा रीअपॉइंट किया गया। राजेश गोपीनाथन को TCS ने दोबारा 5 सालों के लिए दोबारा भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, ये सुर्खियों में थे। और ये कब से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, तो इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 21 फरवरी से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल और ख़त्म होगा 20 फरवरी 2027 को। ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। कहते हैं राजेश गोपीनाथन वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ TCS इन 2017 में। पहले इनको इसी कंपनी में 2017 में MD के रूप में, CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था और बाद में इनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 सालों के लिए इनको बना दिया गया चेयरमैन। क्या बना दिया गया, MD एंड CEO, 5 साल का कार्यकाल इनको बढ़ा दिया गया। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ रिवीजन करते हैं जरा जल्दी से कि कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। पता हो आप सभी लोगों को मधाबी पूरी बच, ये बहुत चर्चा में रही थी, इनको अभी हाल ही में हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको कहते हैं मार्केट रेगुलेटर
शॉर्ट में कहते हैं सेबी। तो सेबी का इनको बना दिया गया चेयरमैन। कहते हैं ये फर्स्ट फीमेल हैं, ये फर्स्ट फीमेल हैं जो इस पद पर अपॉइंट की जा रही हैं, जिनका नाम है मधाबी पूरी बुच। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में समीरन गुप्ता जी चर्चा में थे, समीरन गुप्ता जी चर्चा में थे। यह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ट्विटर, पब्लिक पॉलिसी एंड फिलंथ्रोपी एफर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया के इनको बनाया गया है लीड, ज्वाइन किया है कि इसमें ट्विटर में समीरन गुप्ता विल लीड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पब्लिक पॉलिसी एंड फिलंथ्रोपी एफर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया को लीड करेंगे समीरन गुप्ता जी। अगर आपको याद होगा मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, पराग अग्रवाल, अगर मैं बोलूं मिस्टर पराग अग्रवाल, मिस्टर पराग अग्रवाल अभी हाल ही में ट्विटर के चेयरमैन हैं, ट्विटर के हेड हैं दोस्तों, है ना। अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है संजय पांडे जी, जो कि 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना अपॉइंट किया है न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, अभी रिसेंट में इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। चलिए, कहते हैं अभी हाल ही में अक्षय विधानी, अक्षय विधानी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यशराज फिल्म। यशराज फिल्म ने अपना हाल ही में सीईओ किनको बनाया है, इनका नाम है अक्षय विधानी को बनाया अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए, आते हैं कुछ बैंकिंग न्यूज़ पर। अभी हाल ही में मोदी ने क्या कहा, तो याद रखना मोदी ने कहा कि भारत का जो जीडीपी होगा वो डाउन होगा, क्योंकि पता होगा इवन भारत का ही नहीं विश्व का जीडीपी डाउन होगा, क्योंकि पता होगा आपको रसिया और यूक्रेन में लगातार लड़ाई हो रही, पिछले करीब 20 दिनों से ऊपर हो चुका है। और पता होगा, चाहे मैं बात करूं सनफ्लावर ऑयल की, जो सबसे बड़ा एक ओरिजिनेटर है यूक्रेन से, जहां हम वहां से यूक्रेन से इसको इंपोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद रसिया की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल की बात करते हैं, है ना। ये महंगा हो गया क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने उस पर बैन लगा दिया, तो असर तो दिखेगा। तो इसी बीच में मूडीज़ ने ये कहा है कि जो भारत का ग्रोथ रेट मैंने अनुमान किया था उसको मैं कम करूँगा, है ना। और याद रखना 22 में अनुमान किया गया 9.1% रहेगा, बट 23 जो साल चलेगा 1 अप्रैल से, वो हो जाएगा 5.4%। ये याद रखना, इसने क्या किया, इसने घटा दिया, इसने घटाकर 9.1 कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2022 का, और 23 का क्या कर दिया, 5.4 कर दिया। अगर मैं बोलूँ बहुत सारे संस्थान अलग अलग अनुमान करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत का जीडीपी कितना अनुमान किया तो याद रखना यहाँ कर लो 9.5%, और अगले साल कितना कहा है 7.8%। ये अनुमानित है, अनुमानित कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट आती है इको रैप रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 8.8%। हमारे देश में प्रमुख एक रेटिंग एजेंसी में नाम आता है इसका क्रिसिल, तो याद रखना इसमें कहा गया, इसने क्या कहा गया 9.2% कहा गया, और यहाँ कितना कहा गया 7.8% कहा गया। इकोनॉमी सर्वे ने क्या कहा है, भारत का जो विकास दर होगा अगले साल वो होगा 8 से लेकर 8.5 के बीच में होगा। विश्व बैंक ने कहा है बहुत ही ज़्यादा, ये 18 नहीं होगा बेटा 8 होगा, ठीक है। 8.3% रहेगा 2022 में, और 23 में होगा 8.7%। ये विश्व बैंक का अनुमानित है। यूबीएस सिक्योरिटीज़ एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है 9.1% जो साल खत्म हो रहा है, अगले साल के लिए कितना का 8.2%। बेटा याद रखना, आपको विकास दर याद रखना, इन सभी का ये जो भी सामने लिखे हैं ना, ये सारा याद रखना अनुमानित डेटा है, ये सारा याद रखना अनुमानित डेटा है। पहले तो याद रखिएगा ये सारा अनुमानित डेटा है जो घटता और बढ़ता रहता है, जो घटता और बढ़ता रहता है ना। जैसे यूएन ने कितना कहा 6.5% कहा, इंडो रशिया ने कितना कहा 9.3% कहा, ठीक है। आईएमएफ ने कितना कहा 9% कहा, सबका घटता और बढ़ता रहता है। चलिए, आज जो मैंने आपसे वादा किया था स्टैटिक बूस्टर, और आज की स्टैटिक बूस्टर है ना,
दिमाग की बत्ती एकदम टोटली खुलेगी। तो इसको बहुत ध्यान से आप अटेम्प्ट करिएगा टू एवरीबडी, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन से आपको एहसास हो जाएगा कि आज हम लोग स्टडी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा टू एवरीबडी, बताओ जल्दी से बताओ। देखो, इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1969 को। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1969 को। कहते हैं इट वॉज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 10 मार्च 1969 विथ स्ट्रेंथ ऑफ 2800। तब इसकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। CISF बाद सब्सिक्वेंटली मेड एम आर्म फोर्स ऑफ इंडिया बाय अनदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास ऑन 15 जून 1983। बाद में इसको एक अलग से एक आर्म फोर्स का पार्ट बना दिया गया 1983 में दोस्तों, ठीक है। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई मुझे बताओ जरा जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। यह बन के तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम पहले था, क्या नाम था इसका? नाम पहले था, इसका नाम रखा गया, इसका नाम था पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम। ठीक है, द बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज हो गया, याद रखना 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे चलकर ये बैंक बना रहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 21 से लेकर 55 तारीख के बीच में। याद रखिएगा 3 बैंक बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास। ये तीनों बैंक को ही हम लोग कहते थे क्या? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते थे हम लोग? याद रखिएगा, इसको कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया हम लोग इसी को कहते थे, है ना। चलिए, वर्ल्ड बम्बू डे मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से। हम लोग विश्व बांस दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? विश्व बांस दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? वर्ल्ड बम्बू डे हम लोग कब मनाते हैं बताओ। तो याद रखिएगा, ये मनाते हैं हम लोग हमेशा 18 सितंबर को दोस्तों। चलिए, ऐसी कौन सी कंट्री है या ऐसी कितनी कंट्री है जहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन है? जैसे हमारे देश में एक टाइम जोन होता है जो बताता है कि जैसे यहाँ पर 6 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, यहाँ 12 बज रहा तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड टाइम जोन। तो याद रखना, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन। जैसे देखो, फ्रांस में अगर मैं बोलूँ 12 टाइम जोन है। रसिया में बात करूँ तो याद रखना 11 टाइम जोन है। USA में बात करूँ तो याद रखना 11 टाइम जोन है। और अगर मैं बोलूँ विश्व की कुछ टॉप इकोनॉमी, तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है? फ्रांस में, फिर रसिया में, फिर अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर UK में, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मेक्सिको, यानी यहाँ पर मोर देन 1 टाइम जोन है, ठीक है। चलिए, ईरान का पहले नाम क्या था बताओ जल्दी से। ईरान का पहले नाम क्या था? तो याद होगा, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बड़ी प्यारी सी मूवी है। ईरान का नाम पारसिया था। एक पर्शिया शहर इसका नाम था, इसका नाम था पहले पर्सिया। इसी से बना ईरान, इसी से बना ईरान। इसके बगल में बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे देखिए तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ की कैपिटल क्या होगी? अशगाबत होगी, है ना। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? दुशांबे होगी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? ताशकंद होगी, है ना। जॉर्जिया की कैपिटल क्या होगी? तिबिलिसी होगी, है ना। अजरबैजान की क्या होगी? बाकू होगी, है ना। ईरान की क्या होगी? तेहरान होगी, ऐसे याद रखना। इराक की क्या होगी? बगदाद होगी। लेबनान की क्या होगी? बेरूत होगी, है ना।
इज़राइल की क्या होगी? जेरूसलम होगी, है ना। सऊदी अरेबिया की क्या होगी? रियाद होगी। बहरीन की क्या होगी? कतर की क्या होगी? यूएई की दुबई होगी, है ना। समझ रहे हो। पाकिस्तान की क्या होगी? इस्लामाबाद होगी। अफगानिस्तान की क्या होगी? काबुल होगी। तो ऐसे आप सभी लोग जरूर याद रखा करो, कैपिटल और उसकी करेंसी। कैपिटल और क्या याद रखोगे? उससे उसकी करेंसी, है ना। चलिए, बहुत प्यारा सा है। अगर इसको 2021 ना करके अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आज तारीख है, सपोज फॉर एग्जांपल आज तारीख है 22 तारीख है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि 2022 के हिसाब से वर्तमान में आईएमएफ में कितने मेंबर हैं। अगर मैं ये पूछूं 22 के हिसाब से आईएमएफ में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने मेंबर अगर मैं हूँ, तो याद रखना मेंबर 190 हैं दोस्तों टोटल। और अगर आपको मैं बताऊं, अक्टूबर 2022 में एक देश है, इसका नाम है अंडोरा, जो इसमें शामिल हो गया। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टीनिया जॉर्जिया। इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी, याद रखना, पहले थी गीता गोपीनाथ। इनको किसी ने रिप्लेस किया है, इनको किसी ने रिप्लेस किया है। मुझे बताओ इनका नाम, जिनको रिप्लेस किया गया, कमेंट करके आप विद्यार्थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और याद रखना इसका मेन काम क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। इसकी करेंसी क्या होती है? एसडीआर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग एसडीआर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एसडीआर कहते हैं, ठीक है। चलिए, G7 क्या है? मैंने कल ही बताया आप लोगों को। G7 में देखो, एक कनाडा आता है, एक फ्रांस आता है, एक जर्मनी आती है, एक इटली आता है, एक जापान आता है, एक यूके आता है और यूएसए। पता होगा पहले ये G7 G8 हुआ करता था और इसमें रसिया भी शामिल थी। इसमें पहले रसिया भी शामिल थी, बट अभी इसमें रसिया शामिल नहीं है। G20 में याद रखिएगा 19 कंट्री होती है और एक हमारा क्या होता है? यूरोपियन यूनियन होता है। अगर मैं बोलूँ यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर होते हैं? इसमें 27 मेंबर होते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। दुनिया के 7 जो बहुत इंडस्ट्रियल बहुत अच्छी कंट्रीज होती हैं उनका ग्रुप माना जाता है G7, याद रखना। इसी में से पहले 8 था, इसमें से 14 में रसिया ने क्रीमिया पे हमला किया यूक्रेन में, इसलिए इसको 2014 में इसको बाहर कर दिया गया रसिया को, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हम सभी लोगों को पता होगा हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनी। तो पूछा जा रहा कि जो पहला पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में, जिसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसका पर्पस क्या था? तो जरा इसको ध्यान से देखिए। कहते हैं 8 दिसंबर 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। इसलिए पहली योजना में मुद्रास्फीति हो गया को नियंत्रित करने के साथ साथ शरणार्थी, क्योंकि पार्टीशन हुआ था तब, के पुनर्वास, कृषि विकास और भोजन में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। ये 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था। मुझे आप लोग बताना इस क्लास के बाद कमेंट करके कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसका मॉडल क्या था। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, मुझे बताना आप कमेंट करके उसका मॉडल क्या था, ठीक है। अब जरा चलते हैं कुछ ब्रेन बूस्टर। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा? मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है। इसको पीएम में मोदी जी ने कब लॉन्च किया? तो याद रखना इसको लॉन्च किया 2014 में। कब लॉन्च हुआ? 2014 में। इसका पर्पस क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना? बढ़ावा देना। और इसीलिए याद होगा इस साल टोटल 400 नई ट्रेन बन रही हैं। न्यू ट्रेन बनेगी वंदे मातरम एक्सप्रेस, है ना, न्यू ट्रेन बनेगी। और याद होगा 100 कार्गो बनेंगे। 100 क्या बनेंगे? 100 कार्गो ट्रेन बनेंगे। चलो अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन? इसमें से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ जल्दी से। कौन सा कथन इसमें सत्य है? बताओ जल्दी से।
चलिए, तो भाई कॉमन सी बात है, इसका आंसर हमारा 1 2 होगा, क्योंकि यहाँ लिखा जा रहा है क्या कि यह अप्लीकेबल नहीं है अर्बन एरिया में, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, चाहे गांव शहर दोनों में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शवकत मिर्ज़ोयव, रेसिप टैयिप एर्दोगान, देवलत बहकेली या गुरबंगुली बर्दी मुहामेडो? व्हाट इज़ द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट नंबर, शवकत मिर्ज़ोयेव उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, ऐसा कौन सा बर्ड है जो बेसिकली, याद रखिएगा, प्रसिद्ध है टिएसोकर बेसिन में? टिसोकर बेसिन में एक जगह है, वहाँ पे कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? सुनहरा बाज, काली गर्दन वाली क्रेन, महान भारतीय बस्टर्ड? तो आंसर हमारा होगा ब्लैक नेक क्रेन, दिस वन, ये बहुत फेमस है। चलिए, वियतनाम के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध किस नीति के तहत आते हैं? तो याद रखना, सबसे आसान तरीका है, लुक ईस्ट पॉलिसी सुना होगा आपने, यानी हमारी जो भी ईस्ट की तरफ देश है हम उस पर ध्यान देने की बात कहते हैं ना, तो यानी कि दिस इज कॉल्ड वियतनाम। वियतनाम एक पता होगा, एक पूर्वी देश हमारे देश में है, हमारे देश की तरफ पूर्वी देश है, यानी जो भी पूर्व की तरह देश है उनसे हमारे रिलेशन अच्छे करने की बात करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या होगी? हनोई कहते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या होगी? हनोई होगी, और यहाँ पे करेंसी चलती है, डोंग चलती है। ठीक है, आज का मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट आप मार्च के डेट लिखिएगा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बहुत सारे आंसर लिखे, ये जैसे मार्च के होते हैं, मैंने एग्जांपल दिए थे, है ना, बहुत सारे डेट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो बहुत ने बहुत सारे नाम बताए हैं। ठीक है, जैसे शिल्पा सोनी जी बेटा बहुत अच्छा, श्री चौधरी जी बहुत अच्छा, अंजना सिंह बेटा बहुत अच्छा, बादल सोनी एंड अंशरा पान ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इसमें आपका भी नाम आएगा, बस आपको करना क्या होगा, जो भी मैं डेली होमवर्क देता हूँ उस होमवर्क का आंसर आपको देना होगा वीडियो के नीचे जाके। ठीक है, चलिए, आज का होमवर्क है आपको बताना, ये सारी जितनी भी संस्था दिख रही है इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको प्लेस और देश दोनों बताना है, प्लेस और देश आपको दोनों बताना है। ठीक है, और आपकी कमेंट मुझे जरूर मिलना चाहिए वीडियो के नीचे जाके कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, टू एवरीबडी। और अगर सेशन पसंद आया तो अपने कमेंट मुझे दीजिए, क्योंकि कमेंट एक ऐसा माध्यम होता है जो बताता है कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। आज शाम 6 बजे जरूर जुड़िएगा, बहुत ही शानदार क्लास लेके आ रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है MTS का। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।